वेलकम बैक है दोस्तों, फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने बात की थी चार्ज पे, चार्ज और उसके बेसिक प्रॉपर्टी पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे, और हमने उस पर लगाए थे 10 क्वेश्चंस चार्ज के प्रॉपर्टी पे ही। वो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे। वो मतलब ऐसे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। मतलब मैं आपको बिल्कुल रटे रटा कर चला जाऊँ और आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ऐसे क्वेश्चन से वो एकदम कंसेप्ट बेस्ड। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सेशन को बढ़ाने वाले हैं आगे। और आज हम बात करेंगे क्या, तो टुडे गोल में मैं आज का गोल लिख देता हूँ। ये है आज का हमारा गोल। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कूलम्स लॉ और इस पे बेस्ड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चंस है हमारे पास, तो यही आज हम कंप्लीट करने वाले। ये हमारा छोटा सा उस गोल। चलिए तो इस गोल की ओर बढ़ते हैं। और इस गोल की ओर बढ़ते समय हमारा पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्स लॉ। यही आज हम पढ़ने वाले। तो बेसिकली होता क्या है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ बताने से पहले मैं आपको एक लॉ बताना चाहता हूँ जो आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में और क्लास 11th में। आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि होता है कि कोई भी अगर मास है, कोई भी मास अगर m1 है और ये मास कोई m2 है और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो यहाँ पे हमारा फोर्स लगता था, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज F इज इक्वल टू जी m1 m2 बट्टे r स्क्वायर। और ये होता था हमेशा कैसा, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता था क्योंकि मास एक ही तरीके के होते हैं। आप कह सकते हो तो मास एक ही तरीके का होता है, माइनस प्लस नहीं होता। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता था। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। किस केस में, जब मास दिया हो। तो इसी के एकदम बिल्कुल सिमिलर है, एकदम बिल्कुल सिमिलर है, मैं सेम नहीं कहूँगा। वो है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है Q1, एक सेकेंड, अगर आपके पास कोई चार्ज है Q1 और कोई चार्ज है आपके पास Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R, तो इन दोनों के बीच में फोर्स आएगा हमारा F। ये जो फोर्स होता है दोनों के प्रोडक्ट, दोनों मतलब दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाने के साथ हमारा फोर्स घटता जाएगा। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स हमारा घट जाएगा। तो ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, आपने देख लिया। तो यहाँ क्या है, तो k एक हमारा कांस्टेंट होता है। अब ये लिख लेना। अब इसमें ना एक प्रॉब्लम है कि जस्ट लिख के मैं स्लाइड ऊपर नहीं कर सकता, तो k का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। तो k इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास, k इज इक्वल्स टू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, सॉरी ये, हाँ ये होता है k का वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है हमारे पास 9 इंटू 10⁹9। अब ये है तो इसका कोई यूनिट भी होगा, तो इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सेम जिस तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का होता था यूनिट हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे मास था, यहाँ पे चार्ज है, तो हो गया हमारे पास यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए के पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। के हमने आपको बताया के इज इक्वल होता है हमारे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो भाई ध्यान से, इसमें आप 1 को जानते हो, 4 को जानते हो, पाई को जानते हो, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है इसे जानते हैं। चलिए तो पहली बात मैं आपको बता दूँ, एप्सिलॉन नॉट ये होता है हमारा परमिटिविटी। अब बोलोगे ये क्या होता है परमिटिविटी, तो इसे मैं आपको कैसे समझाऊं। फॉर एग्जांपल, हाँ जैसे मान लो आप घर में हो, ठीक है, और आपको खेलने जाना है, और अभी घर में आपकी माता जी है, तो आपको खेलने जाने को मिलेगा, यस। आपकी माँ आपको खेलने जाने को परमिट करेगी, यस बिल्कुल, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको परमिट मिल जाएगा। बट अगर घर में पिताजी हो, मिलेगा ही नहीं, मुश्किल से 1 घंटे मिलेगा। तो इससे आपको ये समझ में आया कि माता जी को अगर आप एक मीडियम मान लो, तो माता जी
परमिट देती है खेलने जाने की, पिताजी परमिट नहीं देते हैं खेलने जाने की। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिट मतलब परमिशन देना, ठीक है। तो परमिट करता है किस चीज़ को, फोर्स लगाने को। इस एग्जाम्पल में हमने देखा खेलने जाने का परमिट, तो इसमें है फोर्स लगाने का परमिट कि कोई मीडियम है किसी चार्ज को कितना फोर्स लगाने का परमिट करता है। अगर एयर है तो वो आराम से परमिट कर देगा, अगर कोई एयर की जगह पर वाटर मीडियम है तो थोड़ा सा कम परमिट करेगा। तो फोर्स लगाता कौन है, तो फोर्स लगाता हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम आगे बताएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, हमारा होता है परमिटिविटी या फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस आप एप्सिलॉन नॉट को कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर। एप्सिलॉन नॉट सबके लिए यूज होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परमिटिविटी, ठीक है। तो अब बात आता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है ना। तो एप्सिलॉन नॉट जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये होता है हमारा पास एप्सिलॉन नॉट या फिर कह सकते हो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक सेकेंड, ये ऊपर आ गया, हो गया, सॉरी। मैं इसके लिए फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। एप्सिलॉन नॉट होता है हमारे पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसका कुछ यूनिट होगा, तो इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, इसका यूनिट होता है हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। आपको अगर ये पता करना है कि हमने इसका यूनिट कैसे निकाला, पहली बात आप इसे नोट डाउन करें। भाई कॉपी किताब ले के बैठो, बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, ठीक है। तो आप इसका यूनिट लेकर के बैठो। इसका यूनिट निकाल मैं दिखाता हूँ। के जो क्वेश्चन हमने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए, तो इस एप्सिलॉन नॉट को हम इधर ले आएंगे और के को हम लोग नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, तो देखो हम लोग यहाँ ले आएंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/k। 4 पाई का तो कोई यूनिट होता नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो अब देखो यहाँ से लिखो, के का आपको हमने यूनिट बताया था, तो ये 1 का 1 हम ऊपर लिखेंगे, और के का यूनिट हमने आपको क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फिर हमने एक सेकेंड, और पर कूलम स्क्वायर। अब ये कूलम ऊपर जाएगा तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, डिराइव करके दिखा दिया कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो हम वापस अपने यहाँ पे आते हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिकली ऊपर इंट्रोडक्शन दिया है। तो देखो है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एंड कूलम्स लॉ है क्या, पहला है वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल सिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये सिर्फ पॉइंट चार्ज, मतलब गोल चार्ज, पॉइंट चार्ज मतलब ऐसे कह सकते हैं जो गोल चार्ज होता है, इस तरीके के चार्ज के लिए ही वैलिड है। अदर जैसे आप लीनियर चार्ज मान लो कि जैसे एक सीधा चार्ज है, ऐसा सीधा चार्ज और इसके बीच में और इस तरीके का चार्ज होगा और इसके बीच में हम आपको कूलम्स लोग लगा करके दिखाएं, तो ऐसा नहीं है, इस तरीके से पॉसिबल नहीं होता है। ये सिर्फ पॉइंट चार्ज एंड स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही काम करता है। आगे क्या है, फॉलो इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है जिसके नीचे में 1/r² है। इसमें हम देखते हैं ना F इज इक्वल्स टू के Q1, एक सेकेंड, Q1 Q2 अपॉन में r² लिखते हैं, तो नीचे में r² आया, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, या फिर ठीक है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि डिस्टेंस घटाने से स्क्वायर में, घटाने से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बढ़ाने से स्क्वायर में फोर्स कम हो जाता है, स्क्वायर में फोर्स कम होगा, पावर में फोर्स कम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। अगर नीचे क्यूब होता तो इन्वर्स क्यूब, समझ गए। और ये क्या होता है, ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक है, ये नेचर में कंजर्वेटिव होता है
और क्या होता है, इनफाइनाइट रेंज होता है। इसका मतलब ये कहीं पे भी बहुत बहुत दूर दूर भी अगर चार्ज होंगे तो उन दोनों के बीच में भी ये फोर्स वर्क करता है। मीडिएटेड बाय फोटोन, ठीक है, मीडिएटेड बाय फोटोन और डिपेंड्स अपॉन मीडियम। यस, फोर्स बिटवीन, नेट फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मीडियम। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, नेट फोर्स। ठीक है, ध्यान से मेरी बातें सुनना। अगर आप मीडियम चेंज कर दोगे तो नेट फोर्स चेंज हो जाएगा जिस पे लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर ये कोई चार्ज है Q1 और ये कोई चार्ज है Q2, ठीक है, ये चार्ज हमारा Q1, ये चार्ज है हमारा Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R और ये दोनों अभी एयर में हैं तो हमारे पास फोर्स आएगा F1। ठीक है, और आपने मीडियम चेंज कर दिया तो हमारे पास, मान लो आपने मीडियम चेंज कर दिया, फोर्स आएगा F2। और पहला मीडियम आपने F1 का मान लो आपने मीडियम माना एयर, F2 का मान लो मीडियम माना आपने वाटर। तो अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो F1 बड़ा हो जाएगा F2 से, क्योंकि होता है पानी में फोर्स कम लगता है। क्यों, तो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि मीडियम चेंज करने से और उसके डाई इलेक्ट्रिक टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। मैक्सिमम फोर्स हम एयर में ही लगा पाते हैं, बाकी समय फोर्स कम हो जाता है, डिवाइड होने लगता है। ठीक है, तो मीडियम चेंज करने से नेट फोर्स चेंज होता है। ठीक है, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। ठीक है, ये कैसे, तो मैं बताऊँ, ये तो आप खुद समझ जाओगे कि मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव कैसा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो रिपल्सिव और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, चलो ये हो गया। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद तो चलिए इस पे और चर्चा करते हैं। ठीक है, और गहन अध्ययन करते हैं। सिर्फ इतना ही बता के नहीं निकल जाने के लिए आया हूँ मैं, क्योंकि भाई इतना बता के निकल जाऊँगा तो 2 सवाल आपसे हो जाएंगे और तीसरे सवाल में तुम फंस जाओगे। चलो, तो तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ। ठीक है, सोचना तुम। अभी तक हमने आपको बता दिया फोर्स कैसे हम लोग इसका लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर लिखते हैं ना हम लोग इसे ऐसे, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने और आपको K का वैल्यू बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका टोटल वैल्यू 9 × 10⁹ ये बताया। फिर हमने आपको इसका यूनिट भी बताया था, जो कि यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, पर कूलम स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे इसमें हमने आपको और एप्सिलॉन नॉट भी बताया था। ठीक है, तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो चलिए अगर मान लेते हैं, मैंने आपको इसमें अभी एक चीज़ बताया कि मीडियम पे डिपेंड करता है। तो एक चीज़ आपने पढ़ा होगा ER, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा, आपने पढ़ा होगा RD नहीं बोलते हम लोग, इसे DR बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, DR रिलेटिव डेंसिटी आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता था, डेंसिटी ऑफ मीडियम अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये होता था। सेम उसी तरीके से हम अगर फोर्स को, इन 2 चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को फ्री स्पेस में अगर देखते हैं तो हमें एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, हम वहाँ एप्सिलॉन नॉट रख के सवाल सॉल्व करते हैं। मान लो हमें एयर में नहीं बोला निकालना है, हमें निकालना है वाटर में, चाहे कोई भी मीडियम में, वाटर को मैं मीडियम बोल देता हूँ, किसी भी मीडियम में। तो अब हम मीडियम में कैसे फोर्स निकालेंगे, तो सेम यही कंसेप्ट लगाएंगे। हम लिखेंगे ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखेंगे ऐसे EM अपॉन में E0। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इस मीडियम का परमिटिविटी जो हमें क्वेश्चन में बोल देगा अगर निकालने के लिए। तो ये इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा E0 इंटू एक सेकेंड, E0 इंटू ER। ठीक है, ये आपको पता चल गया ये कैसे आया है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और थोड़ा सा चर्चा करता हूँ इसके बारे में।
तो ये जो हमारा आया ई आर, ये जो हमारे पास आया ई आर रिलेटिव परमिटिविटी, तो हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ ले कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका यूनिट क्या होता है। तो आप देखो परमिटिविटी ऊपर भी है, परमिटिविटी नीचे भी है। मान लो कुछ ऊपर का परमिटिविटी, मीडियम का परमिटिविटी मान लो कुछ भी है, ठीक है, तो उसका यूनिट हम जो लिखेंगे, और नीचे भी इसका, नीचे भी परमिटिविटी है, ऊपर भी परमिटिविटी है, तो इसका यूनिट नहीं होगा, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, यूनिट लेस। समझ गया ना, यूनिट लेस। और अगर इसका यूनिट नहीं होगा तो इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, ठीक है, आप समझ गए ना, इसका यूनिट ही नहीं बचेगा। मतलब कि आप एक बात जानो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करने वाली बात है, ठीक है, आपके नोट्स से मिस नहीं होना चाहिए कि जो पूछ दे अगर आपसे, ये जो एप्सिलॉन नॉट है मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका यूनिट होता है, बोलोगे यस। इसका डायमेंशन होता है, बोलोगे यस। रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वाटर। इसका डायमेंशन, इसका यूनिट होता है तो बोलोगे नहीं, इसका डायमेंशन होता है तो बोलोगे नहीं। बट अगर तुमसे पूछ दे कि बताइए परमिटिविटी ऑफ मीडियम ई एम का यूनिट होता है, तो आप बोलोगे यस। क्यों? क्योंकि परमिटिविटी ऑफ मीडियम हम कैसे निकालेंगे, ई आर इंटू ई नॉट, ऐसे ही निकालेंगे ना। मतलब कि यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूनिट होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का यूनिट होता है, इसका डायमेंशन भी होता है। बट रिलेटिव परमिटिविटी का ना तो यूनिट होता है ना तो डायमेंशन होता है, ठीक है, ये नहीं होता। मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी का ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, बाकी सबका होगा, ठीक है। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी का भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल, ठीक है। चलिए आगे सवाल है कि अगर ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2, और इसमें अब वाटर, इसमें मीडियम ऑफ एयर नहीं है, इसमें कोई मीडियम है EM, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो पहले आप EM की वैल्यू निकाल लो, एक सेकेंड। तो हम जानते हैं, एक सेकेंड, ER रिलेटिव परमिटिविटी होता था हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ वाटर। यहाँ से हमने परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाली, तो ये हमारे पास आ गया ER इंटू ई नॉट। आप इसे याद रखें, ठीक है। चलिए, तो अब मीडियम में फोर्स निकालते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर, और ऊपर में हमारे पास आ जाएगा Q1 Q2, ठीक है, ये आ गया। तो देखो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे छोड़ दो, 1 ये जो है यहाँ पे, सॉरी, चूँकि ये मीडियम में है तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन M आएगा, ठीक है, गलती हो गया, यहाँ पे एप्सिलॉन M आएगा, ठीक है, क्योंकि ये मीडियम में है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे अब, Q1 Q2, ध्यान से देखना नीचे, 4 पाई एप्सिलॉन M को हमने क्या लिखा था, एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। अब यहाँ से तुम देखो 4 पाई Q1 Q2 बटे 4 पाई एप्सिलॉन R, इससे देखो Q1 Q2, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, इसको एप्सिलॉन R को छोड़ दो, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और इंटू R स्क्वायर को आप क्या लिखोगे, ये लिखो आप फोर्स, बटे में जो नीचे बच गया एप्सिलॉन R। तो ये देखा आपने कि जब हम मीडियम को चेंज करते हैं तो फोर्स घट जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो मैंने ये आपको बता दिया कि फोर्स मीडियम पे चेंज करने से कैसे चेंज होता है। चलिए, इसके बाद कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देता हूँ करने के लिए, ठीक है। तो ये रहा सवाल आपके सामने, ये हमारे दो चार्ज Q1 Q2
और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। तो ये फोर्स लगाएंगे तो क्या ये इधर फोर्स लगाएगा? क्या ये इधर फोर्स लगाएगा? नहीं। तो ये फोर्स किधर लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा इन दोनों के सेंटर के अलोंग, इन दोनों के लाइन जॉइनिंग के अलोंग, मतलब सीधा फोर्स लगाएगा, सीधा सीधा, या तो उधर लगाएगा या फिर अंदर अट्रैक्ट करने के लिए अंदर लगाएगा। ठीक है, तो ये होता है, ये सेंट्रल फोर्स होता है, लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही लगता है। ठीक है, तो ये तो बात आपने जान ली। ठीक है, और एक बात बताता हूँ कि मान लो ये हमारे पास एक चार्ज आ गया Q1, ये चार्ज हमारे पास Q2। ठीक है, तो इस पे मान लो फोर्स लगा इधर। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं F21, और इससे फोर्स लगा इधर, इसे हम लोग कहते हैं F12। अब बहुत बार बच्चे 1-2 और 2-1 में कंफ्यूज जाता है। देखो F12 मतलब होता है फोर्स ऑन वन मतलब फर्स्ट चार्ज Q1 पे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 मतलब पहले पे दूसरी की वजह से, और F21 का मतलब होता है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन मतलब दूसरे पे पहले की वजह से। तो यहाँ पे आपके लिए सवाल है, क्या बताओ, F12 इज इक्वल्स टू F21, ये सही है या गलत है? आप ये बताओ। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड समय देता हूँ, आप आराम से सोचो और बताओ। सोच लिया? चलो, जो भी सोचा, ठीक है, ये गलत है। अब क्यों गलत है? तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि जब भी ये फोर्स लगाते हैं ना तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिव होगा तब भी, रिपल्सिव होगा तो भी। चूँकि ये वेक्टर है, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है, ये मैंने वेक्टर लिखा है, तो F12 माइनस ऑफ F21। ठीक है, अब आपको बताना है ये सही है कि नहीं, अब ये आपको बताना है इक्वेशन। सोच लिया? तो बिल्कुल ये सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, और तुम जानते हो कि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग यहाँ फोर्स निकालते हैं। तो जो तुमसे अगर कोई पूछ दे कि F इज इक्वल्स टू, जो तुम इक्वेशन लिखते हो K Q1 Q2 बटे R², तो इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि हम यहाँ फोर्स का डिस्कशन कर रहे होते हैं, और किसी तरीका का भी फोर्स, कोई भी तरीके का फोर्स हो कहीं भी लगे तो उसका यूनिट हमेशा न्यूटन ही होता है। तो ये मैंने मैक्सिमम इम्पोर्टेंट सारी बातें आपको कवर करा दी है कूलम्ब्स लॉ में, मेरे ख्याल से कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और आगे क्या है? आगे है हमारे पास सवाल। तो सवाल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ प्रिंट नहीं हुआ है, खैर मैं आपको बताता हूँ। ये होता है हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम होता क्या है, तो इसी को डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये बेसिकली होता क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि मान लो कोई चार्ज है Q1। ठीक है, ये कोई चार्ज है मान लो 1, यहाँ पहले कोई नहीं था, इसके ज़िंदगी में आ गया Q2, तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा F। ठीक है, और अब मान लो कि इसके ज़िंदगी में आ गया कोई Q3, तो इन दोनों में भी फोर्स लगेगा F। ठीक है, आप समझ गए? मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अच्छे से है नहीं, मान लो Q1 है, इसके ज़िंदगी में यहाँ पे आया Q2, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम जानेंगे F से। यहाँ पे आ गया Q3, तो इन दोनों के बीच में अब जो फोर्स लगेगा वो भी होगा F। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम रहे तो अब आप एक बात बताओ, Q1 पर नेट फोर्स चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, बट क्या Q2 के आने से Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स, Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स पे कोई भी असर पड़ा? तो नहीं। ठीक है,
और अब एक बात ये बताओ, क्या Q1 के पहले, अच्छा Q2 दो बार हो गया ना, Q3 कर देता हूँ। अब एक बात बताओ, Q1 और Q3 के बीच में भी फोर्स लग रहा है F, आराम से सुनना मेरी बात है। Q1 और Q3 के बीच में भी फोर्स लग रहा है F। क्या इन दोनों के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स किसी भी तरीके से Q2 पे डिपेंड करता है? तो इसका आंसर होगा नो। बट जो Q1 है, Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो Q2 है, सॉरी Q2 बोला, जो Q1 है वो Q2 से भी अट्रैक्ट होगा, वो Q3 से भी अट्रैक्ट होगा, तो Q1 पे नेट फोर्स चेंज हो जाता है। बट Q1 और Q2 के बीच में लगने वाले फोर्स Q3 से इंडिपेंडेंट है, और Q3 और Q1 के बीच में लगने वाले फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा Q2 की वजह से। Q2 रहे Q2 ना रहे, Q1 और Q3 के बीच में फोर्स रहेगा F। सिमिलरली Q3 रहे या ना रहे, Q1 और Q2 के बीच में फोर्स लगेगा F। ठीक है, और नेट फोर्स, जो नेट फोर्स का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है किसी एक चार्ज पे, वो होता है इसका अलजेब्रिक सम बोल रहा हूँ, वेक्टर सम। ठीक है, वेक्टर सम होता है, मतलब सम ऑफ नेट फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर चार्जेस इज इक्वल्स टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट मीडियम। ठीक है, तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बोल दिया, तो आप पॉज करके थोड़ा सा सुन करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सुपरपोजिशन थ्योरम। ये कहता क्या है कि मान लो एक मीडियम में 4-5 चार्ज रखे हुए हैं, तो अगर आप कोई एक चार्ज पर फोर्स लगाओगे, मतलब फोर्स निकालोगे सबके इफेक्ट का, तो वो वेक्टर सम करके निकालते हैं। स्केलर सम करके हम लोग नहीं निकालते हैं, वेक्टर सम करके निकालते हैं। तो ये था सुपरपोजिशन थ्योरम। चलिए सवाल को अच्छे से पढ़ो। देखो, सवाल को अच्छे से पढ़ोगे ना और उसके डाटा को लिखोगे तो आधा सवाल हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। सवाल है 2 पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d रिपेल ईच अदर। देखो, रिपेल कर रहा है, यानी कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। और एक बात, कभी भी जब आप न्यूटन्स बोल रहा हूँ, कूलम्स लॉ लगाओगे तो चार्जेस पॉजिटिव दिया हुआ रहे या नेगेटिव दिया हुआ रहे, आप हमेशा चार्ज का वैल्यू पॉजिटिव ही रखोगे। अब बोलो ऐसा क्यों? तो मैं बताता हूँ। देखो, आप जब चार्ज का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव भी रख सकते हो, बट वो अननेसेसरी हो जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव रखना, चाहे पॉजिटिव हमेशा, चाहे दोनों नेगेटिव दिया हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया हो, चाहे दोनों नेगेटिव दिया हो, आप हमेशा पॉजिटिव रखना। तो बोलो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मैग्नीट्यूड निकालने में आसानी होगी, माइनस प्लस का झंझट नहीं रहेगा। तो बोलो फिर डायरेक्शन कैसे निकालोगे? बुद्धि से निकालना डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि देखो, अगर पॉजिटिव रहा तुम्हें पता है रिपल्सन, नेगेटिव रहा रिपल्सन, पॉजिटिव नेगेटिव रहा अट्रैक्शन। तो मतलब क्या हुआ? मतलब हम फॉर्मूला लगा के मैग्नीट्यूड निकालेंगे फॉर्मूले से, डायरेक्शन निकालेंगे बुद्धि से। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ो। 2 पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 9 न्यूटन। इसका कहने का मतलब है कि कोई चार्ज है Q1, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है Q2, ये रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, और ये सेपरेटेड है डिस्टेंस d से। समझ गया? और अब बोल रहा है कि इफ़ द सेपरेशन बिकम्स 3D। अब मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया 3D, तो अब इन दोनों के फोर्स में क्या रहेगा? तो मैंने आप खैर अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको एक बात बता रहा हूँ, जस्ट ऐसे ही। मैंने आपको क्या बताया था कि जो न्यूटन्स बोल रहा है, जो कूलम्स लॉ है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब, और स्क्वायर के मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाने से स्क्वायर में फोर्स घट जाएगा। तो मतलब कि 9 न्यूटन से तो कम ही फोर्स आएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ाया है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस आप बढ़ाते जाओ, फोर्स आपका घटते जाएगा। तो जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d था तो फोर्स 9 न्यूटन था, और इन दोनों के बीच में हमने डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दिया है, तो जाहिर सा बात है फोर्स घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस को बढ़ाया है। तो 27 न्यूटन तो ऐसे ही गया। ठीक है, तो चलो होगा कितना, मैं आपको बेसिकली अभी बेसिक से सिखाता हूँ,
मुझे थोड़ा फिगर मिटाना पड़ेगा, आप फिगर को उतार लो, ठीक है, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए और फिर समझाता हूँ। तो पहले इनिशियल कंडीशन में हम लोग लगाएंगे फोर्स का फॉर्मूला। एक सेकेंड, चेक, ये रहा। चलिए आते बनाते हैं। तो F इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे के, हमें वैल्यू नहीं दिया गया था चार्ज का, तो Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर, ये हमारे पास है 9 न्यूटन, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है 9 न्यूटन, तो हम यहाँ से लिख देंगे 9 न्यूटन, ठीक है। इतना आप समझ गए। और एक बात आप और जानो कि जो हमारा डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिया था, तो आर डैश हमारा हो जाएगा 3r, क्योंकि 3 गुना डिस्टेंस बढ़ गया था, तो हम निकालेंगे F डैश के Q1 Q2 बट्टे, ये देखो आर स्क्वायर, अब हमारे पास क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से देखो कि ये जो हमारा है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, और यहाँ से आप देखो के Q1 Q2 बट्टे 9 को छोड़ के आर स्क्वायर ले लो, तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा 9, और नीचे एक सेकंड अच्छे से लिख दूँ 9, और बट्टे में हमारे पास आ गया 9, ठीक है, तो यही आ गया F डैश, और आप इसे काट दोगे तो हमारे पास आएगा 1, मतलब कि 1 न्यूटन आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और देखो, तो ये था भाई पूरे बेसिक से, मतलब जितना बेसिक से हो सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ इसको करने का सिंपल सा तरीका। देखो, आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घटेगा। तो जब ये डी पे था, जब ये चार्ज Q1 Q2 जब डिस्टेंस डी पे था, तो फोर्स कितना लगा हमारा 9 न्यूटन, एक सेकेंड 9 न्यूटन, ठीक है, और हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घटेगा, तो फोर्स घटेगा डिवाइड होके, ठीक है, अब माइनस करके थोड़ा ना फोर्स घटेगा, डिवाइड होके फोर्स घटेगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस बढ़ाया है। और हमने डिस्टेंस कितना बढ़ाया, जब 1 यूनिट डिस्टेंस था, डी को मान लो मैंने 1 यूनिट मान लिया, जब 1 यूनिट डिस्टेंस था तो हमारा फोर्स लगा 9 न्यूटन। जब हम इसे 3 गुना बढ़ा देंगे तो 3 गुना कम फोर्स हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में घटता है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो जब डिस्टेंस डी था तो फोर्स था 9 न्यूटन, जब हमने डिस्टेंस को 3d मतलब 3 गुना कर दिया, तो जो फोर्स होगा वो 9 गुने से घट जाएगा, तो हम इसे 9 से डिवाइड कर देंगे, तो 9 कट जाएगा, आंसर आएगा 1 न्यूटन। देखा, एक लाइन में आंसर आ गया, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप इससे सॉल्व कीजिए, नहीं तो आप बेसिक से सॉल्व कीजिए। बेसिक से सॉल्व करते करते आपको फाइनली ये सॉल्व हो जाएगा, समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, ये अच्छा सवाल है, नीट में अक्सर पूछ लिया जाता है ऐसे सवाल, जेई में पूछ लेते हैं कभी कभी। फाइंड फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर। चलिए, इसे मतलब बेसिकली पहले फिगर में देखो, ये जो पहला फिगर है, ट्रायंगल के तीनों साइड पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज दिया गया है Q Q Q Q, और किसी एक चार्ज पे ड्यू टू मतलब किसी एक चार्ज पे बाकी अदर चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगेगा वो बताना है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमसे इस चार्ज पे फोर्स बताना है, मान लेते हैं किसी पे भी, आप किसी पे भी मान सकते हैं। तो आप देखो कि ये जो फोर्स है हमारा, ये जो चार्ज है Q1, ये इसकी तरफ फोर्स लगाएगा इधर F1 से, ठीक है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, और ये जो है ये Q2, ये वाला Q, ये इसके वजह से फोर्स लगाएगा इधर कुछ F डैश से, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल होगा 60 डिग्री। अब मुझे कैसे पता कि 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि भाई ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि सबके साइड लेंथ सेम है तो सब पे एंगल भी सेम होगा, और आप उसको आगे वेक्टर शिफ्ट करोगे तो 60 डिग्री ही आएगा। तो अब यहाँ आपका नॉलेज काम आता है वेक्टर का, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। और यहाँ एक बात और देखो,
ये जो फोर्स है F1 और ये फोर्स है F, ये दोनों मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब बोलो कैसे मैग्नीट्यूड सेम होगा? क्योंकि चार्ज तो हमने सेम रखा है, Q Q Q, और एक और चीज़ बात, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस भी सेम होगा, ठीक है। और मीडियम भी यहाँ सेम है। थोड़े बोला अब इसी ट्रायंगल में देखना है, अब हमने वाटर थोड़े लिया मीडियम से, कुछ और ऐसा थोड़े है कि जो दो चार्ज को हमने पानी में रखा और एक चार्ज को हमने आग में रख दिया है और तब पूछ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। तीनों चार्ज सेम मीडियम में है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो फोर्स भी हमारा सेम लगेगा, ठीक है। तो जो ये वाला फोर्स हो गया और ये वाला फोर्स हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया सेम, ठीक है, सब कुछ सेम हो गया। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक वेक्टर का कंसेप्ट बताता हूँ। मान लो कभी भी दो फोर्स, कोई भी दो वेक्टर, कोई भी वेक्टर, बस वेक्टर होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के है। जैसे मान लो कोई, एक सेकेंड, फोर्स कोई मैं ले लेता हूँ, अगर ये F1 है और ये F2 है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है और एंगल बीच में है इनका 0 डिग्री। अगर सेम फोर्स है और इनके बीच में एंगल है 0 डिग्री, तो ये डायरेक्ट प्लस होके 2F हो जाएगा। अगर सेम फोर्स है और इन दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा। सेम फोर्स है F1 F2, इन दोनों के बीच में एंगल है 45 डिग्री, तो ये 1/√2 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखें, ये बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर कोई भी वेक्टर है, दो वेक्टर, उन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो वहाँ पे फोर्स हो जाता है हमारा प्लस करने पर, ठीक है। ये हम प्लस करने का बात बता रहे हैं, आप यहाँ कुछ और ना ले लेना कि हम प्रोडक्ट का बात बता रहे हैं। एक सेकेंड, सॉरी, ये प्लस करने की बात हम बता रहे हैं आपको। प्लस यहाँ पे अच्छे से प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर F1 F2 चाहे कोई भी दो वेक्टर 45 डिग्री पे है और अगर आपको उनको सम करना है, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट उसका 1/2 बोल रहा हूँ, 1/√2 ऑफ F, मतलब जो ओरिजिनल था। आगे बताता हूँ, अगर कोई वेक्टर F1 प्लस F2 है, इक्वल मैग्नीट्यूड है और इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है बेसिकली, तो ये हमारे पास आता है √3 टाइम्स ऑफ F, ठीक है। आगे बढ़िए, अगर कोई दो वेक्टर है और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और अगर आपको प्लस करना है तो इन सब का रिजल्टेंट आएगा √2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वाला F, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो आगे सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन, तो हमने देखा कि ये फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऐसे, और इसका मैग्नीट्यूड होगा F1, और ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा और इसका मैग्नीट्यूड होगा F1, इसका भी होगा, और ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। और मैंने आपको अभी क्या बताया कि कभी भी 60 डिग्री अगर एंगल बने तो फोर्स लगेगा √3 टाइम्स ऑफ F, तो √3F हो जाएगा इसका आंसर। और आप यहाँ F का वैल्यू रखोगे तो आपको आएगा √3, और F का वैल्यू कैसे निकालोगे, K Q1 Q2, तो भाई यहाँ दो सेम, तो चार्ज तो सेम है, तो Q² बटे L², क्योंकि डिस्टेंस L है। अब आप तुम चाहो तो यहाँ से K की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपका आ जाएगा Q² अपॉन में 4πε0 L²। समझ गए? तो चलो आगे इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड सवाल जो है, यहाँ एक हमें दिया गया है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर के चारों साइड पे एक एक मैग्नीट्यूड, एक सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है चारों साइड पे, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा बताओ। तो चलो बताता हूँ। तो सर उसे बताने से पहले मैं आपको बात बता दूँ कि ये जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, इसके लिए ये वाला डिस्टेंस, ये हमने यहाँ पे अब से आपके लिए पहले से लिख रखा है
√2L। अब ये √2L कैसे आया, तो आप इसे पाइथागोरस थ्योरम से या इस साइड और इस साइड को सम करके, पाइथागोरियन सम करके निकाल सकते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज से फोर्स लगेगा इधर, और इस चार्ज की वजह से, देखो इस चार्ज की वजह से इसे फोर्स लगेगा नीचे, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री, और इस चार्ज की वजह से भी फोर्स लगेगा इधर इधर, ठीक है। तो पहले मैं उसे नहीं, पहले हम इन दोनों का सम कर लें। तो इसकी वजह से जो इधर आया हमारा कोई F, और इस चार्ज की वजह से इधर हमारा फोर्स आया F, और इनके बीच में 90 डिग्री। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ये हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ F, ठीक है, प्लस इसके वजह से, इस चार्ज की वजह से इधर ही फोर्स लगेगा, वो इक्वल नहीं होगा, वो F डैश होगा। अब वो क्यों नहीं इक्वल होगा, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, L, लेकिन यहाँ डिस्टेंस L से ज़्यादा है ना, √2 टाइम्स ऑफ L है। डिस्टेंस बढ़ गई तो फोर्स घट जाएगी, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास आएगा इन दोनों का एक सिंपल सा मैग्नीट्यूड इधर बीच में √2 टाइम्स ऑफ F, तो मैं लिख देते हैं √2 टाइम्स ऑफ F प्लस F डैश, समझ गया, F और F डैश। और इसका प्रोडक्ट और इसका टोटल सम कितना आएगा, तो मैं आपको इसका टोटल सम यहाँ करके दिखाता हूँ। तो √2 टाइम्स ऑफ F, तो F हम लोग कैसे लिखेंगे, अरे यार ये तो बार बार आ, तो ये आएगा √K_Q1Q2/r²। Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड है, तो आप इसे KQ² भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो KQ²/r² प्लस यहाँ आएगा F = K, यहाँ भी आप लिख सकते हैं Q², जो चार्ज सेम है, बट नीचे √2, चूँकि वहाँ डिस्टेंस L था, तो एक सेकेंड, यहाँ भी हम इसे L लिख देते हैं, L², r² हो गया, इसे हम कर देते हैं L², ठीक है। तो ये हो गया हमारा L², और यहाँ हो जाएगा √2L², ठीक है। तो जब आप √2L² करोगे तो √2 हो जाएगा हमारे पास 2, और L² हो जाएगा L²। ये हमारे पास फाइनली ये आ जाएगा, एक सेकेंड, ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा 2L², ठीक है, स्क्वायरिंग करने पे। और इसे हम फिर से अपना L लिख देते हैं, ये गलती से हो गया, ये हो गया हमारा L²। अब आप देखो, आप इसको ऐड करो, ऐड कैसे करोगे, तो आप कॉमन ले लो, देखो K को आप कॉमन ले लो, Q² को कॉमन ले लो, अपॉन L² को कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपके पास बचेगा क्या, √2 अब प्लस 1/2√2, सॉरी 1/2, ये बचेगा। अच्छे से चेक कर लो, Q² अपॉन में L² हमने कॉमन लिया, हमारे पास बच गया √2 अपॉन में 1/2, बिल्कुल। और जब आप इसे सम कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 + 1/2 इंटू KQ² अपॉन में L², कितना आएगा, ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 + 2 अपॉन में 2√2 ये +2 है, 2√2 + 1, 2√2 + 1 अपॉन 2, और यह आ जाएगा KQ² अपॉन में L²। तो ये हो जाएगा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा राइट आंसर, इसने ऑप्शन में दिया नहीं था, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाँ ये देखो, चार्ज 2Q and -Q आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर देख लो। द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0 विल बी समवेयर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ जीरो होगा ये पूछा, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहीं जीरो होती है जहाँ फोर्स जीरो होती है। तो बेसिकली हमें बताना है कि फोर्स कहाँ जीरो होगा। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ,
इसे आप कर सकते हो ट्रिक से, इसे आप कर सकते हो लंबे तरीके से भी। तो मैं आपको पहले ट्रिक से ही बता देता हूँ। ये है क्वेश्चन और कहाँ जीरो होगा, ठीक है। तो एक बात जानो कि देख सेकेंड, देख लिया। तो इसे देखो, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स। एक्स मतलब डिस्टेंस कहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, छोटे चार्ज से। तो ये होता है हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन में रूट एन माइनस वन। अब देखो रूट एन, एन क्या है, तो एन है कि जो बड़ा वाला चार्ज है वो छोटे वाले चार्ज से कितना गुना बड़ा है। क्वेश्चन तो मैंने देख लिया, एक्स इक्वल टू आर रूट एन माइनस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ जो बड़ा और बड़ा चार्ज क्या है, टू क्यू, छोटा चार्ज क्या है, माइनस क्यू, मतलब क्यू भी बोल सकते हो। तो बड़ा वाला चार्ज कितना गुना है, दो गुना, ठीक है। हम तो मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, बेसिकली कहाँ होगा। तो एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ लिख देंगे आर, आर डिस्टेंस मान लीजिए ये आर डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पे मान लो जीरो होगा, रूट टू माइनस वन, ठीक है। तो ये कहाँ से, ये छोटे वाले चार्ज से, इस चार्ज से इतने डिस्टेंस पे ज़ीरो होगा, ठीक है। तो देख लो कहाँ भाई, ये ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, ऑन द राइट ऑफ टू क्यू। तो देखो कहाँ पे होगा चार्ज जीरो, मतलब चार्ज जीरो बोल रहा हूँ, फोर जीरो। मान लो अगर तुमने इसके बीच में रख दिया कोई भी चार्ज, मान लो अगर तुमने पॉजिटिव क्यू बीच में रख दिया, ये मान लो चार्ज हमने रखा ये, ठीक है। तो माइनस क्यू इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, डिस्टेंस भी कम है तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, और प्लस टू क्यू क्या करेगा, इसको ढकेल देगा, रिपेल। तो बीच में तो जीरो होगा नहीं, ठीक है। तुम अगर यहाँ बीच में माइनस चार्ज भी रखोगे, माइनस चार्ज भी रखोगे तो माइनस माइनस रिपेल हो जाएगा, ठीक है। और चूँकि टू क्यू पॉजिटिव है तो वो अपने तरफ भटैक से अट्रैक्ट कर लेगा, मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, तो बीच में तो जीरो होगा नहीं। मतलब क्यू के राइट में, इधर राइट हो जाएगा ना, तो ये जीरो नहीं होगा। लेफ्ट में जीरो हो सकता है क्या, चेक करते हैं। मान लीजिए हमने लेफ्ट में चेक किया, ठीक है। मान लेते कहीं यहाँ पे रखा हमने चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज ही मान लेते हैं। तो क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। और टू क्यू मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ज़्यादा जोर से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो थोड़ा फोर्स घट जाएगा। या तो मतलब कि देखो ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जब हम इस चार्ज को लेफ्ट साइड में रख देंगे तो क्या होगा ना, देखना ध्यान से क्या होगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, बट ये जो बड़ा वाला टू क्यू है ये इधर इसको रिपेल करेगा। मतलब एक खींच रहा है, एक ढकेल रहा है, तो फोर्स कट के जीरो होगा ज़रूर। और हमने क्या लिखा था, हमने आंसर भी निकाला था, एक्स इज इक्वल्स टू आर अपॉन में रूट टू माइनस वन। और ये हो किधर रहा, तो क्यू की लेफ्ट में, तो ऑन द लेफ्ट ऑफ कौन से चार्ज के, माइनस क्यू के। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। बढ़ते आगे, हाँ भाई ये लो नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हेन अ कंडक्टिंग सोप बबल इज नेगेटिवली चार्ज देन। क्वेश्चन है व्हेन अ कंडक्टिंग सोप बबल इज नेगेटिवली चार्ज देन। हाँ भाई ये बढ़िया सवाल है, कंसेप्ट बेस्ड सवाल है। बच्चे इसमें हर बार गड़बड़ी कर देते हैं। सवाल है कि अगर कोई हमारे पास कंडक्टिंग सोप बबल है, वो जो बबल होते हैं ना ऐसे करो गोल गोल, ये इस तरीके से गोल गोल ये है, ठीक है। और इस पर हम लोग नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज ढेर सारा हम नेगेटिव चार्ज उठा करके लाएं, नेगेटिव चार्ज उठा करके लाएं और ये वाला इस पर पटक दिए, इस पर रख दिए, तो इसके साइज़ में क्या होगा, तो ये इट साइज स्टार्ट वेरिंग ऑर्बिटली। ये कैसे, तो देखो डिपेंड करता है कि जो सोप बबल है, वेरिंग ऑर्बिटली मतलब कुछ भी हो सकता है। और ये कुछ भी क्यों हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि सोप पहले से क्या है। मान लो कि ये जो सोप है ये पहले से नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। और तुम इस पर और चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा केस ले लो, मान लो ये सोप है
और इसमें पहले से पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। और जब तुम इसमें नेगेटिव चार्ज दे दोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव चिपक जाएगा आपस में, सिकुड़ जाएगा, तो बहुत पास आने का कोशिश करेगा, बहुत पास आने का कोशिश करेगा। और जब बहुत पास आने का कोशिश करेगा तो साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि सोप का पहला नेचर क्या था, ठीक है। तो इस पे ये डिपेंड करता है कि उसका पहला नेचर क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इट्स साइज स्टार्ट वेरिंग आर्बिटरली, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कूलम्स लॉ इज़ एनालॉग ऑफ, मतलब कूलम्स लॉ किसका एनालॉग है। एनालॉग मतलब आप समझ सकते हैं लगभग किससे मैच करता है, इस टाइप में आप समझ सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना, कूलम लॉ समझाने से पहले मैंने आपको किसके एग्जाम्पल देकर समझाया था, मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ठीक है। हाँ, मान लो कि अगर कोई चार्ज रखा है Q प्लस Q, यहाँ पे कोई भी रखा हुआ जो इससे बड़ा हो NQ, ठीक है। N को एक इंटीजर होगा लाइक 2, 3, 4, 5 ऐसे करके बड़ा होगा, और हमें बोल देगा ना कि छोटे Q से कितने डिस्टेंस पे कोई एक चार्ज रखे Q, तो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, मतलब नेट फॉर जीरो। देखो, तो इसका ब्रह्मास्त्र मैं देता हूँ, आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने का ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज रहे, ठीक है, तो हम लगाएंगे x इज इक्वल्स टू r अपॉन में रूट n प्लस 1। इसे आप हमेशा याद रखें, रूट जो है सिर्फ n में है, और n यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो ये q है 2 और ये q है 8q, ठीक है। तो ये 8q 2 से कितना गुना है, 4 गुना, तो रूट के अंदर आ जाएगा 4, ठीक, मतलब कितना गुना है तो वो n रखाएगा, ठीक। अब मान लो कि एक तरफ नेगेटिव है और एक तरफ पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे, तो आप फॉर्मूला लगाना x इज इक्वल्स टू r अपॉन में रूट n माइनस 1, बस माइनस कर देना है। और ये डिस्टेंस नापी कहाँ जा रही है, तो छोटे चार्ज से, ठीक है। तो इसे आप याद रखें, x इज इक्वल्स टू r अपॉन में रूट n प्लस 1, x इज इक्वल्स टू r अपॉन में रूट n माइनस 1। r क्या है, तो r है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, n है कितना गुना है बड़ा वाला चार्ज, और प्लस 1 आप जब लगाओगे जब दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, और माइनस आप तब लगाओगे जब दोनों तरफ नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये भी मैं क्वेश्चन करवा दिया आपको, ये भी क्वेश्चन करवा दिया। हाँ, ये है, देखो आसान सवाल है 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 exert a force F on each other when kept certain distance apart. If charge on each particle is half and the distance between two charged particle is double, then the new force between the two particles. तो आसान क्वेश्चन है। बोला कोई चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, और इससे फोर्स लग रहा है F, कुछ ये कोई डिस्टेंस पे है, तो F इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, K Q1 Q2 बटे, हम मान लेते हैं R डिस्टेंस पे तो R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं ना कि इफ चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज हाफ, नाउ Q1 Q2 पता है क्या कर दिया, आधा कर दिया गया है, और डिस्टेंस इज डबल, और डिस्टेंस को डबल कर दिया गया, तो क्या होगा, तो नया फोर्स जो हमारे पास आएगा F डैश, ये क्या आएगा, K का K रहेगा। अब देखो Q1 क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा हमारा Q1/2, ठीक है, Q1/2 इंटू Q2 क्या हो जाएगा, Q2/2, क्योंकि हाफ हो गया डिस्टेंस, ठीक है, इंटू, और क्या बोला है ना कि डिस्टेंस को डबल कर दिए हैं, तो R से 2R, डिस्टेंस डबल हो गया, तो R से 2R, तभी तो डबल, और उसका हम लोग नीचे स्क्वायर करते हैं, तो इधर हमने R का स्क्वायर किया, नीचे हम लोग 2R का स्क्वायर करेंगे, तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4R स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखो, ये देखो, एक सेकेंड, सॉरी, तो K Q1 Q2, ठीक है, और R स्क्वायर, K Q1 Q2 R स्क्वायर आप इधर से मैच करो तो क्या आता है, ये हमारे पास F आता है, तो हम लिख लेंगे इसे F अपॉन, जो बचा हम उसे गुना कर लेंगे, तो 2, ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना है कि 16,
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, f/16। तो मतलब 16